बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट 3.8 की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है फॉर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स, जिस पर एक फोर्स लग रही है फॉर अ गिवन टाइम t। तो इमेजिन करें पहले तो इस सिचुएशन को कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ये मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी vi से, और फिर लगी इस पर एक फोर्स। जब इस पर फोर्स लगेगी वो भी टाइम t के लिए, तो ये मास स्पीड चेंज कर लेगा, वेलोसिटी चेंज कर लेगा। तो अब इसकी वेलोसिटी vf, वेलोसिटी चेंज मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ। हमें मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, vf माइनस vi ओवर t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि F इज टू ma। अगर F इज टू ma है तो यहां से हम कह सकते हैं a किसके बराबर आएगा, a बराबर आएगा F ओवर m। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 के भी लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सेलरेशन है, इक्वेशन नंबर 2 के भी लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सेलरेशन है, और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हुई, तो फिर राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो मैं कहता हूं कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड vf माइनस vi ओवर t बराबर आएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि f ओवर m के। यहां से अगर मैं फोर्स निकालूं तो m उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो f आ जाएगा m vf माइनस vi ओवर t। जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो mvf माइनस mvi ओवर t। बेटा mv क्या होता है, mv तो मोमेंटम होता है, तो mvf क्या होगा, मोमेंटम, और वो भी फाइनल मोमेंटम। mvi क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t। तो मैं फाइनली अगर बात करूं तो मैं कहूंगा फोर्स किसके बराबर है, ये ऊपर क्या आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम होता है, डिवाइडेड बाय टाइम आ रहा है। तो यहां से हम इसको करेंगे डिफाइन, जहां जहां वेक्टर्स आएंगे वहां वहां वेक्टर्स का सिंबल देंगे। तो ये है हमारे पास सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अब डिफाइन करना है। सेकंड लॉ का मतलब क्या है, सेकंड लॉ में एक्चुअली सारा का सारा फोर्स का ही ताल्लुक है ना, तो वो यूं बता रहा है कि फोर्स, सेकंड लॉ का मतलब है फोर्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन बनता है। तो ये आपके सामने रिलेशन आया कि फोर्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो ऊपर चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन जब टाइम से किसी भी चीज को डिवाइड करें तो वो रेट ऑफ चेंज बन जाता है। तो यहां से हम कहेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और मैथमेटिकली मैंने इसको पहले भी लिखा, फिर लिख देता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इज इक्वल टू डेल P ओवर डेल T। तो आइए स्टार्ट करते हैं 3.9 शॉर्ट क्वेश्चन। कहता है डिफाइन इंपल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। इंपल्स क्या है जी, हम लोगों ने आर्टिकल में भी पढ़ा इंपल्स के कि व्हेन अ लार्ज फोर्स, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, जब लार्ज फोर्स थोड़े टाइम पर लगे, then
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन इम्पल्स की। तो यहां से इम्पल्स का फॉर्मूला क्या आया कि इम्पल्स आए किसके बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब कहता है डिफाइन तो हो गया इम्पल्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, जरा देखते हैं। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया कि फोर्स किसके बराबर है, mvf माइनस mvi ओवर टी। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं डेरिवेशन। फोर्स है mvf माइनस mvi ओवर टाइम इंटरवल। ये टाइम उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो f इज टाइम उधर जाकर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई होगा, तो f मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू उधर क्या रह जाएगा जी, mvf माइनस mvi। अब mvf क्या है जी, फाइनल मोमेंटम, इसको मैं फाइनल मोमेंटम, और mvi क्या है जी, इनिशियल मोमेंटम। और जब भी हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करें तो ये तो चेंज आता है, हमारे पास f मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इसके बराबर आ गया चेंज इन मोमेंटम, और f मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी या फोर्स इंटू टाइम तो इंपल्स है, तो यहां से मैं इसकी जगह लिख देता हूं इंपल्स और इसकी जगह आ जाएगा डेल पी। अब जरा देखिए हमारे पास, इसको मैं वर्ड्स में भी लिख सकता हूं, तो फिर इंपल्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये है हमारे पास इंपल्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप। जरा देखते हैं 3.10 आर्टिकल, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैसे ही बहुत फेमस स्टेटमेंट है जी, और ये कहती है टोटल लीनियर मोमेंटम of an isolated system remains constant। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम, कुल मिलाकर जितना मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जी, ऐसा सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारे पास अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही है तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो कहते हैं इंपॉर्टेंस फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, कि भाई हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आइसोलेटेड सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा, बाहर से फोर्सेस लग रही होंगी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नॉट वैलिड, फिर ये काम नहीं करेगा। तो हमारे पास याद रखेगा क्या इंपॉर्टेंस है आइसोलेटेड सिस्टम की, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओनली होल्ड्स, लग ही तब करता है, ओनली वैलिड when the system is isolated। तो ये फायदा है आइसोलेटेड सिस्टम की। अब वो कहता है कि भाई द लॉ इज यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। हम आप अपनी जिंदगी में भी तो जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर रहे होते हैं, हालांकि यहाँ पर तो हमारे पास ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, फ्रिक्शंस अप्लाई हो रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो फिर ये लॉ कैसे यूजफुल है। तो आइसोलेटेड सिस्टम अगर नहीं है कंप्लीटली, फिर क्या एप्लीकेशन है। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास
आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन फोर्सेस इतनी कम है जैसे फ्रिक्शन कि वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, फिर भी हमारे जो आंसर है वो बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन देंगे। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब बाहर से फोर्सेस लग रही हो, सिस्टम आइसोलेटेड ना हो, लेकिन फोर्सेस अगर लग रही हैं तो इतनी कम लग रही हो कि हम उनको इग्नोर कर सकें और हमारे आंसर में कोई फर्क ना आए। तो एप्लीकेशन क्या हुई फिर इसकी कि दिस लॉ इज स्टिल एप्लीकेबल, तब भी लग सकता है कब, when the system is not isolated, जब सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, मगर शर्त क्या है, बट एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे कि एग्जांपल दूं फ्रिक्शन वगैरह, एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी नेग्लिजिबल, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस ना होने के बराबर हो फिर ही ऐसा हो। तो ये हो गए जी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं जरा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को। तो 3.11 के स्टेटमेंट देखते हैं जी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन थ्योरी में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? सच अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ना हो। तो इनइलास्टिक की डेफिनेशन फिर क्या हुई? सच अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। दोनों केसेस में एक बाउंसिंग बॉल, यानी अगर मैं एक जमीन पर एक बॉल फेंकूं वो किस तरह से बिहेव करेगी, याद रखिएगा, अगर आपका कोलिजन इलास्टिक है तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रहा काइनेटिक एनर्जी का, तो फिर आपकी जो बॉल है, ठीक है, बॉल विल रिबाउंस, वो बाउंस बैक करेगी नियरली टू सेम हाइट, जिस हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे हैं तकरीबन उसी हाइट पर वापस पहुंचेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपका कोलिजन इन इलास्टिक है तो फिर याद रखिएगा कि बॉल will not rebounce to same height, फिर बॉल कभी भी एग्जैक्ट उसी जगह पर वापस नहीं आ पाएगी। और आखिर में पूछता है गिव रीजंस फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस, कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादातर केसेस में हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती, कुछ ना कुछ लॉस होता है। वो लॉस किस वजह से होता है? कुछ सॉलिड रीजंस देनी है। तो आपको पता है इसकी रीजंस हैं फ्रिक्शन, इसकी रीजन है साउंड, क्योंकि ये भी एनर्जीज हैं। जब बॉल गिर रही होगी तो उसको एयर की फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वहां कुछ काइनेटिक एनर्जी यूज हुई। जब बॉल हिट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा, और साउंड भी तो एक एनर्जी है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यूज हुई होगी तो साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो ये वो रीजंस हैं कुछ जिनकी वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। जरा देखते हैं 3.12, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलरेडी बहुत डिटेल में आर्टिकल पढ़ा है सारा। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? इट इज अ 2-डायमेंशनल मोशन, 2-डायमेंशनल मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। इसकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, एक प्लेयर जब फुटबॉल को किक करता है तो वो भी एक किस्म की एक प्रोजेक्टाइल में ट्रैवल करती है। अब वो कहता है
एक्सप्रेशन ड्राइव करें टाइम ऑफ फ्लाइट के और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के, इनके एक्सप्रेशन बनाना, यानी कि इनकी इक्वेशंस ड्राइव करनी है। ये इक्वेशन मैंने आर्टिकल में बहुत डिटेल में डिराइव की हुई है, तो इसके लिए आप लोग आर्टिकल को ध्यान से देखें, वहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा। तो मैं यहाँ डिराइव नहीं करता, लेकिन मैं इनके फाइनल एक्सप्रेशंस आते क्या है वो लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फाइनल था वो था 2vi sin थीटा ओवर जी। ये है हमारे पास प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है vi स्क्वायर ओवर जी sin 2 थीटा। ये भी हमने वहां पर डिराइव किया था, तो ये आप आर्टिकल देखिएगा, पढ़िएगा उसको। आखिरी चीज देखते हैं, शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 45 डिग्री। रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब एंगल 45 होगा। देखिए सिंपल बात करते हैं, रेंज किस पर डिपेंड कर रही है? रेंज डिपेंड कर रही है sin 2 थीटा पर। रेंज कब मैक्सिमम होगी? जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, साइन का मैक्सिमम कब आएगा? जब ये 2 थीटा की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि साइन 91 होता है। तो हम कहेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू साइन की। अब देखिए जी, हमारे पास साइन 2 थीटा मैक्सिमम 1 कब आता है? जब साइन के साथ 90 हो, यानी कि ये वाली चीज फिर 90 होनी चाहिए, क्योंकि साइन 91 आता है। और ये 90 कब होगी? जब थीटा कितना होगा? 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 90 डिवाइड बाय 2 45। तो यूं आप प्रूव कर सकते हैं कि वाकई में आपके पास रेंज मैक्सिमम आएगी जब एंगल 45 डिग्री होगा। अब जरा देखते हैं 3.13। एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स डज अ प्रोजेक्टाइल हैव मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड? तो जरा देखते हैं जी, मिनिमम स्पीड कब होगी प्रोजेक्टाइल की और मैक्सिमम? ये एक प्रोजेक्टाइल है, आपने इसको हिट किया, आपको पता है ऊपर जाते हुए ग्रेविटी नीचे को खींच रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम होगी। तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, इस पॉइंट पर इसकी स्पीड मिनिमम हो जाएगी। तो फिर इस पॉइंट पर जब मैंने इसको फेंका था तो इसकी स्पीड मैक्सिमम थी, और जब ये नीचे गिरेगा फिर से ग्रेविटी इसको खींचेगी, नीचे आते हुए इसकी स्पीड फिर से बढ़ेगी, तो यहां स्पीड मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब मिनिमम स्पीड कहां होगी? जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा होगा, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड होगी एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? जब उसको हमने फेंका तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से हमने उसको प्रोजेक्ट किया, फेंका। और कहां है मैक्सिमम स्पीड? जिस पॉइंट पर वो गिर रहा है, एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो ये है हमारे पास 3.13 का आंसर। तो ये एक्सरसाइज चैप्टर 3 की कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।